हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? फिर से हम लोग को ऑनलाइन क्लास का ज़रूरत आ गया। पता है ना, सेकेंड सेमेस्टर हम लोग का सब्जेक्टिव होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने 16 जून से 30 जून के बीच में तुम लोग का एग्जामिनेशन लेने का निर्णय लिया है। ऐसा अभी तक शेड्यूल चल रहा है। कोई परफेक्ट डेट तो नहीं दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग का एग्जामिनेशन सेकेंड सेम का होगा। और सेकेंड सेम का क्वेश्चन में बेटा तुम लोगों को पता है लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ता है, तो मेरे को लगा कि ऐसे तो मैं सारा का सारा चीज़ तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पूरा कोर्स मैंने फिनिश कर रखा है तेरे को, लेकिन फिर भी हमें लगा कि चलो अगर थोड़े रिवीजन करवा लिया जाए तो बच्चे अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप कुछ और ही पढ़ रहे हो और उस स्थिति में थोड़ी सी पीछे वाली चीज़ें भूलने लगते हैं हम लोग। ये तो हम लोग का नेचर होता है, क्या सही है ना? तो हमें लगा कि चलो थोड़ा कुछ रिवीजन करवा लेते हैं तो अच्छा होता है। इसी क्रम में बच्चे तुम लोग को आज हम ग्रेविटेशन से रिवीजन करवाने का निर्णय लिया है और आज हम तुमको ग्रेविटेशन का 3-4 क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन में थोड़े से क्लास बेटा फास्ट चलते हैं, तो तुम लोग भी ध्यान देना, थोड़े फास्ट ही मतलब समझने का प्रयास करना। ये रिवीजन है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है। तो ग्रेविटेशन से बच्चा मैं चल रहा हूँ। ग्रेविटेशन में मेरा पहला क्वेश्चन आज का है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा नहीं कि कोई बहुत न्यू क्वेश्चन है और तुम लोग नहीं जानते हो। न्यूटन्स ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला था कि ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, है ना? हाँ, सभी लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए प्लानेटरी मोशन के बारे में मेनली बताया गया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ओर आकर्षित करता है और जब वो आकर्षण होगा तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। क्या बोलूं मैं बोला कि अगर बाय द वे एक बॉडी यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन लगेगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मान लेते हैं ए m1 है, m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f है। क्या बोला, फिर से सुन लो। मैंने बोला कि बाय द वे दो ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। कौन कौन? m1 और m2। कौन कौन ऑब्जेक्ट है? m1 और m2। इनके बीच का डिस्टेंस r है। कितना डिस्टेंस है बेटा? r डिस्टेंस है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? f है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, वो F दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी के, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। दोनों को अगर मर्ज कर लिया जाए तो A प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब अगर मर्ज कर लिया जाए, दोनों को अगर एक साथ मिला लिया जाए, किसको क्या आया? A प्रोपोर्शनल m1 m2 और क्या आया? A प्रोपोर्शनल 1/r²। मिला लोगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है और यहाँ कैपिटल G में टूटेगा। क्या जी में टूटेगा? यहाँ पर कैपिटल G में टूटेगा, बड़ा G में टूटेगा। और जब कैपिटल G में टूटेगा तो हो जाएगा Gm1 m2/r²। ये हो जाएगा Gm1 m2/r²। हम G को क्या बोलते हैं? G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक, या एक नाम और है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक। पढ़े हो ना, जूनियर इंग्लिश में पढ़े हो। अब यहां से ए हो गया गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम। अब यहां से अगर तुमसे कोई G का मान पूछे, तो G का मान पूछेगा तो क्या करोगे? R ऊपर लेकर चल जाना, तो F × r² m1 m2, F × r² m1 m2, है ना? ये सारे के सारे कैलकुलेशन तुम्हारे किए हुए हैं। अब अगर बाय द वे डिस्टेंस को, मतलब D बोले या R बोले, इसको 1 मान लिया जाए, डिस्टेंस को 1 मान लिया जाए और m1 और m2 को भी 1 मान लिया जाए, तो G और F दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था? अभी हम लोग का फॉर्मूला था G बराबर F × d² m1 m2। हम बोले इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो। डिफिनेशन निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। अब अगर तीनों को 1 मान लोगे तो G और F दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और यहीं पर डिफिनेशन निकल गया कि G उतने F के बराबर होता है, G भी एक तरह का फोर्स के बराबर हो जाएगा।
जी उतने एफ के बराबर होता है जब दो बॉडी का मास यूनिट हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट हो। उस समय उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसी को हम कैपिटल जी कहते हैं। क्या बोले? हमने बोला बेटा कि बाय द वे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का मास भी 1 हो जाए, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 हो जाए, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा यह फोर्स जी के बराबर होगा। उसी को हम जी कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर तुमसे जी का डायमेंशन पूछे तो बिल्कुल ही आराम से बता दो, F इंटू डी बाई एम वन इंटू, अब बोलो F का क्या होता है? तो एम एल टी माइनस टू, डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? L2, और m1 m2 का मतलब क्या हो गया? m कट गया, m ऊपर गया तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2। इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ g। अब इसका सीजीएस वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका एसआई यूनिट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पावर में है माइनस 11, ठीक से पढ़ लेना। ऐसे है 10 टू द पावर माइनस 9, ये ऐसे है 10 टू द पावर माइनस 11, ये सब ठीक कर लेना। अब देखो जी के लिए इंपॉर्टेंस फॉर जी के लिए क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है, जी के लिए क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है। जी अगर मेरे को पढ़ना है तो उसके लिए हमको किन किन बातों पर और ध्यान देने का जरूरत है। तो पहला बात, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जी का मान बराबर होता है, चाहे तुम पृथ्वी पर बात करो, चाहे तुम चंद्रमा पर बात करो, चाहे तुम यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर बात करो। कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू, स्मॉल जी नहीं बोल रहे हैं। स्मॉल जी तो जगह बदलने पर बदल जाता है, अर्थ पर कुछ और ही होगा, मून पर जाओगे तो कुछ और ही होगा, यूनिवर्स में जाओगे तो कुछ और ही होगा, स्पेस में कुछ, कहने का मतलब, लेकिन कैपिटल जी का मान नहीं बदलता। सेकंड पॉइंट है, जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। कैपिटल जी के लिए उसका, जिस बॉडी का हम बात कर रहे हैं उसके नेचर से, उसके साइज से कैपिटल जी का कोई लेना देना नहीं है। को क्या क्या बात बताया गया कि ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, इसीलिए तो उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। और बॉडी का साइज पर, बॉडी के नेचर पर जी का कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडी। जिस माध्यम में वस्तु रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ हो, किसी भी माध्यम में दो वस्तु रखा हुआ हो, उसके माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता, उसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। और चौथी बात, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। तो कैवेंडिश साहब ने इसके बारे में बताया था। ए ऑब्जेक्टिव अगर कहीं पर आ जाए तो काम आ जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करें कि आप लोग को पहला जो क्वेश्चन आप लोग का है वो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। बच्चे थोड़े हम रफ्तार के साथ ही चलेंगे ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम दे पाए। आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। और बाकी अब जैसे पढ़ाई करते जा रहे हैं वैसे करते जाइए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े, मान लेते हैं कि अर्थ का मास m है, मास पर कोई बॉडी है, धरती पर कोई वस्तु है, उसका मास हम ले लेते हैं कि स्मॉल m है। पृथ्वी की त्रिज्या को हम r ले लेते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अगर आप अर्थ ले रहे हो तो इसका मास आप m ले लो, इस पर कोई बॉडी है तो उसका मास आप स्मॉल m ले लो, स्मॉल m ले लो, और इसका रेडियस आप r ले लो। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी आप फॉर्मूला पढ़ो, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पढ़े हो ना? अभी जस्ट पहले बताए तो जी m बाई आर स्क्वायर। मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण अगर g है, स्मॉल g है, तो F इज इक्वल टू mg। यहां पर पुट कर दो, यहां पर अभी तुम्हारे पास क्या आया? अभी तुम्हारे पास आया ना g, F इज इक्वल टू g m बाई आर स्क्वायर। यहां पुट कर दो mg, F के बदले क्या पुट कर दोगे? mg। तो क्या हो जाएगा? mg g m बाई आर स्क्वायर। स्मॉल m कट गया, यहां से m का मान निकाल लो, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा g आर स्क्वायर बाई g। अब बोलो g का मान 9.8, r का मान बोलो। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर। त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर। रेडियस में बदलोगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और उसका स्क्वायर कर दो। और कैपिटल जी का मान अभी कितना बताए थे? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये सभी को जब तुम सोल्व करोगे
ये सारे के सारे कैलकुलेशन को देखो यहाँ बता दिए हैं। जी का मान 9.8, आर का मान 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 में। ये सारे वैल्यू को तुम जब पुट करोगे तो आ जाएगा 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, जिसको राउंड फिगर में तुम कह सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। तो बच्चे धरती का द्रव्यमान हो गया। फिर से एक बार सुन लो, मास, अगर अर्थ का मास निकालना होगा तो तुमको क्या करना, ये अर्थ है, यहां देख लो, ये देखो, ये अर्थ लिया गया, इसका पूरा कंप्लीट मास कितना है, इसका कंप्लीट मास है m, इस पर कोई बॉडी है उसका मास कितना है तो m, ए रेडियस है तो रेडियस कितना है तो r। अब रेडियस अगर r हो गया तो कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला बताया गया है Gm1 m2 by r²। लेकिन इस f के बदले कितना पुट करोगे, mg, mm कट जाएगा, यहां से बड़ा m का मान निकालना है, r² को यहां ले आओ, gr²। अब सारा वैल्यू पुट करो। ये तो सिंपल अलजेब्रा है। अगर ये सिंपल अलजेब्रा तुम नहीं कर सकोगे तो फिर तुमको ये सीनियर फैकल्टी का स्टूडेंट कहने में बहुत बड़ा दिक्कत होगा, है ना। सीनियर फैकल्टी के स्टूडेंट वही होते हैं जिनका अलजेब्रा बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। सही बात। धरती माता का दर्शन करते रहो, है, धरती माता को अच्छा से देखते रहो, प्रणाम कर लो सब लोग, है ना। जिस पर धरती खुश हो जाए उसका नैया पार हो जाए। तो चलो, मास ऑफ अर्थ हम लोग पढ़ लिए, अच्छा समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है। चलो अच्छे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व। डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व। हम बोले कि जी का मान अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े G इक्वल टू Gm/r²। क्या पढ़े, G इक्वल टू क्या पढ़े, Gm/r²। मान लो कि रो है डेंसिटी, रो ऐसे लिखना, पी मत समझ लेना, रो है डेंसिटी। तो बच्चे एक फॉर्मूला पढ़े हो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पढ़े हो ना। द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व, मास के बदले m। अब वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बोलो, अर्थ को कैसा माना गया है, गोला माना गया है। कैसा माना गया है, गोला माना गया है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। क्या होता है, 4/3 पाई r3। पृथ्वी को ऐसा मान लो गोल, इसका रेडियस r, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r3। ये हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी रो हो गया, डेंसिटी कितना हो गया, रो हो गया। अब ऐसा करो, कैसा करोगे कि इस m का वैल्यू यहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में m का वैल्यू पुट कर दो यहां, तो g तो रहेगा, देख लो, ये जी तो रहेगा, कैपिटल जी भी रहेगा, बाई r² है सो भी रहेगा, और मास के बदले कितना पुट करोगे, तो मास के बदले पुट कर दो 4/3 पाई r³ इंटू रो, 4/3 पाई r³ इंटू रो। देखो एक बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा, दो को बचेगा, क्या बच गया, जी 4 पाई r² रो बाई 3। अब तुमको रो निकालना है, इसको रखो, बाकी सबको हटाओ, ये ऊपर चला जाएगा, ये सब नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा g इंटू 3 g 4 पाई r²। सारा वैल्यू पुट कर दो, सारा का सारा। g का मान जानते हो 9.8, कैपिटल जी का मान जानते हो, पाई r का मान जानते हो, सारा का सारा मान अगर तुम पुट कर दोगे और सोल्व कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। बोलो, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका वैल्यू, कैपिटल जी का मान 6.671 हो गया इसका मान, आर का मान 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो गया ये भी। रो का वैल्यू, सारा वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 3 रहने दो, जी के बदले 9.8 बटा, ये देखो 4 हो गया, ये देखो पाई हो गया, ये देखो कैपिटल जी हो गया, और ये देखो r² हो गया। सारे के सारे वैल्यू को r² स्क्वायर है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कटेगा, स्क्वायर कट पूरा कट, खाली r बचेगा, खाली r बचेगा, सॉरी r बचेगा, तो r बचेगा, स्क्वायर नहीं। हाँ, ये सारे के सारे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं, 2 मार्क्स के हो सकते हैं। अगर आप बहुत लकी होंगे तो 3 मार्क्स में आ जाएंगे। इतने इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये तो आप कहोगे एक तरह से न्यूमेरिकल के जैसा क्वेश्चन है, एकदम न्यूमेरिकल के जैसा क्वेश्चन है।
है ना। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग को करते जाना है। देखो एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही आ रहा है तो सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग को याद करना पड़ता है। अब थोड़े से डेंसिटी के लिए अर्थ का ध्यान दे दो। अब ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है। अब अर्थ का जो स्थिति है वो इंटरनल कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया है कि उसमें आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। इन सभी चीजों के बारे में जब हम तुम्हारा स्पेशल क्लास जब तुमको हम ग्रेविटेशन का ऑनलाइन दे रहे थे, वहां वो क्लास अगर तुम्हारे पास होगा तो सारे क्लास को फिर से तुम निकालो और अच्छे से देखो। तो इन सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल बताया गया था। अभी रिवीजन क्लास है तो अभी रिवीजन क्लास में हम लोग इन सभी चीजों पर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने का मैंने निर्णय किया है। अब हम आते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो ग्रह के बारे में, ग्रह की गति के बारे में केपलर नामक वैज्ञानिक ने विश्व को बड़ा अच्छा से बहुत बात बताया। आज भी केपलर का जो नियम है, वो केपलर का नियम आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आज भी, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो सभी वैज्ञानिक आज भी केपलर के नियम को ही फॉलो करते हैं। आज भी प्लैनेटरी मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो केपलर का ही माना जाता है। प्लैनेटरी मोशन के लिए केपलर ने 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। बारी बारी से हम लोग तीनों नियम के बारे में सुन लो। हाँ, अच्छे से तीनों नियम के बारे में सुन लो और लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, है ना। लिखना तुमको पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा तुम रिटन में आओगे, जब रिटन एग्जामिनेशन देना है, जब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देना है, तो रिटन स्किल तुमको डेवलप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन को लिखोगे, उसके आंसर को बार बार लिखोगे, उतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आते जाएगा। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा, जिसको कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया, कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नॉर्मली बच्चे हम लोग सोचते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं वो बिल्कुल ऐसे गोल 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 चलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम्हें यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि मिड में सन होता है, मिड में सन होता है, और बाकी जितने भी ऑर्बिट, जितने भी ग्रह है वो ऐसे इस पाथ पर चलते हैं, इस पाथ पर चलते हैं। ये पाथ अंडाकार है। इसी अंडाकार पथ को हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, परवलयाकार। इलिप्टिकल ऑर्बिट, परवलयाकार कक्ष, बिल्कुल गोल नहीं। ये विश्व को सबसे पहले केपलर ने ही बताया था। केपलर ने, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम, अपने कक्षा के नियम में बताया। देखो जितने भी ग्रह तुमको नजर यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो वेनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, प्लूटो हो। आज के डेट में प्लूटो को हटा दिया गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है। सन से प्लूटो के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। इतना ज्यादा हो गया कि उसका रिवोल्यूशन बहुत लंबे समय में होता है, तो उसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाता है। तो अब ये पृथ्वी है ना, देखो ये अपने ऑर्बिट पर, इस ऑर्बिट पर अपना चलेगा, तो इस ऑर्बिट पर चलने में आपको कितना टाइम लग जाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में कितना? 365 दिन लग जाता है ना। अपने चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लगता है। अपने धुरी पर चक्कर काटता है, उससे दिन रात बनता है। और पृथ्वी के चारों चक्कर काटता है, इससे क्या बनता है? इससे वर्ष बनता है। तो ये जो चक्कर काटता है, देखो किसी का भी तुमको ऑर्बिट, जो ये सारे के सारे ऑर्बिट है, जितने भी तुमको दिखाई दे रहे हैं सारे ऑर्बिट है, तो किसी का भी ऑर्बिट तुमको गोल नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? इलिप्टिकल नजर आ रहा है। तो सबसे पहले केपलर ने यही बात बताया था विश्व को कि जो पाथ है वो पाथ कैसा है? तो इलिप्टिकल पाथ है, परवलयाकार पाथ है। अपने दूसरे नियम में इन्होंने बताया, जिसको लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है, क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। उन्होंने अपने सेकेंड लॉ में कहा कि द रियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रियल वेलोसिटी, क्या रियल वेलोसिटी, जो उसका अपना जो एक वास्तविक वेग है, किसका? ग्रह का। ग्रह का जो वास्तविक वेग है ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटता है, तो ग्रह का जो वास्तविक वेग है वो हमेशा क्या होता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि नहीं आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो तेजी से घूम गए, हाँ, और कल थोड़े ठंडा हो गया, मिजाज में है तो थोड़ा धीरे 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 घूम रहा है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो धरती क्या होता? किसी दिन 10 घंटा का दिन रात होता और किसी दिन 50 घंटा का दिन रात होता। क्या मजा रहता? नहीं। जिस दिन तुम मस्ती में रहोगे, क्या मस्ती समझ रहे हो ना, हाँ, घूमने घुमाने चले गए, उस दिन काश 50-60 घंटे का दिन रात होता तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, मतलब दिन रात तुम्हारे मुताबिक चेंज होता, वक्त का तुम्हारे मुताबिक चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा तुम्हारे मुताबिक। क्यों? क्योंकि सब नेचुरल फिनोमिना है। नेचर कभी भी अपना रूप रंग नहीं बदलता है वो, और माफ भी नहीं करता है। तुम अगर हम लोग ऐसा करोगे, उसका हम लोग को पनिशमेंट मिल रहा है और मिलेगा। देख रहे हो कितनी गर्मी है, हालत खराब है, हाँ, मुंह पोंछते पोंछते हालत खराब हो गया। तो सेकेंड लॉ में बोला केपलर ने
कि ग्रह की जो गति होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर काटते हैं तो उनकी जो गति होती है वो नियत होती है, उनका गति परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि कभी बहुत तेज हो गए कभी बहुत स्लो हो गए, ऐसा नहीं होता। तो अब इसी चीज को थोड़े से मैं डिराइव कर दे रहा हूं। ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर काटा जा रहा है, यहाँ पर कोई ग्रह चक्कर काट रहा है, तो रियल वेलोसिटी इसका कांस्टेंट होगा, ऐसा हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो थोड़ा देख लो, मतलब dA by dt इक्वल टू, मान लेते हैं कि मास प्लेनेट का m है, सन का मास m है, रेडियस r है, v ऑर्बिटल वेलोसिटी है, टाइम dt लग रहा है, a कवर एरिया है, तो dA इक्वल टू, अब कितना दूरी तय कर रहा है, तो जितना ये देखो ये शेडेड पार्ट है, यही दूरी तय कर रहा है। और बच्चे ग्राफ में जो डिस्टेंस तय होता है वो शेडेड पार्ट से दर्शाया जाता है कि अगर बाय द वे एरिया, ये देखो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना शेडेड पार्ट, यही कवर डिस्टेंस माना जाता है। तो कवर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है, कवर एरिया कैसा बन रहा है, एक ऐसा शेप बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया पीपी डैश और हाइट कितना हो गया पीएस। और लेकिन साथ ही साथ तुम लोग एक फार्मूला और पढ़े हो, यहां पर ध्यान देना कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा भी निकाल लेंगे, डी थीटा इज इक्वल टू पीपी डैश बाय आर। अब बच्चे क्या करो, तुम क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पीपी डैश बाई आर कर सकते हो या इसी को तुम ए बी बाई आर कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ए बी इज इक्वल टू आर डी थीटा, या पीपी डैश अगर यहाँ पुट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू, तो पीपी डैश के बदले क्या पुट करोगे, आर डी थीटा, और पी एस का मान कितना है, आर है, इसका मतलब डी ए इज इक्वल टू हो गया हाफ आर और आर हो गया आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी। अब दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, तो dA बाई dt, और ये हो गया d थीटा बाई dt। और बोलो क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt क्या होता है, बोलो d थीटा बाई dt क्या होता है, तो d थीटा बाई dt इक्वल टू होता है ओमेगा। क्या हो जाता है d थीटा बाई dt इक्वल टू ओमेगा, मतलब हो गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है d थीटा बाई dt। अब ऐसा करो, m से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, गुना भाग कर दो। आप मैथ में जानते हो कि समान संख्या से गुना भाग कर सकते हो, तो समान संख्या m से हम गुना भाग कर लेते हैं। अब गुना भाग कर लोगे तो क्या आ जाएगा, बढ़िया से देखना, हाफ, अब a हो गया mr स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा, क्या हो गया mr स्क्वायर ओमेगा। और बच्चा mr स्क्वायर ओमेगा को हम कहते हैं, एक्चुअली क्यों कहते हैं मतलब समझ लो, mr स्क्वायर को हम I कहते हैं, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हाफ ओमेगा इनटू I, हाफ ओमेगा इनटू I, ओमेगा इनटू I को हम L कहते हैं, हाफ ओमेगा इनटू L को हम क्या बोलते, और नीचे में m है, तो ऊपर में क्या हो गया L बाई 2m। यहाँ पे देखो सारा का सारा चीज कांस्टेंट है ना, तो L बदलने वाला, L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ ना तो L बदलने वाला है, ना तो m बदलने वाला है, ना तो 2 बदलने वाला है। इसका मतलब आ गया बच्चा कि dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब dA बाई dt। इसी dA बाई dt को हम क्या बोलते हैं, रियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रियल वेलोसिटी, और रियल वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही तो प्रूव करना था, यही तो केपलर ने अपने दूसरे नियम में कहा था कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, तो उसका जो रियल वेलोसिटी होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब रियल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रियल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चे उम्मीद करें आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत हम लकी हैं, आप लोग ऐसे बच्चे मेरे को मिले, नहीं भूल जाइएगा, एकदम सुन करके खुलते रहिएगा। हम तो बहुत तेज हैं बाबा, बहुत तेज हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन को समझने में हमको इतना टाइम लगता है, हम तो बहुत तेज हैं। नहीं चलिए कोई नहीं, हम लोग आते हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड,
लॉ ऑफ पीरियड, आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम। द स्क्वायर, एक सुनिएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम। देखिए ये देखिए, अगर ऐसे चक्कर काट रहा है, ये पाथ अगर बिल्कुल गोल नहीं है, यहां पर सन है, तो ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस सब अलग अलग है ना, अलग अलग है ना सब डिस्टेंस। तो मीन निकाल लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मीन डिस्टेंस। और इसको चक्कर काटने में यहां से यहां तक समय लग गया t और मीन डिस्टेंस निकल गया r। तो समय का वर्ग, समय का वर्ग दूरी के घन, घन बोले तो क्यू, समय का वर्ग दूरी के घन, घन का मतलब पावर क्यू, दूरी का वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस between the planet to sun. Mean distance, why you take mean distance? Because all number of radius is not same at the every point. क्या हो जाएगा? If path is elliptical, अगर पाथ परवलयाकार है, अगर एकदम गोल नहीं है, तो रेडियस can't be same at the every point. And if the radius is not same at the every point, now we take why? मीन पोजीशन, सॉरी मीन डिस्टेंस। और इसी मीन डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं, ये मीन डिस्टेंस को बोल रहे हैं आर। तो केपलर ने अपने तीसरे नियम में कहा कि अगर चक्कर काटता है तो उसमें लगा हुआ समय का जो वर्ग होगा वो मीन डिस्टेंस के क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समय का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है, समय का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटेगा, के कांस्टेंट में टूट गया। लेकिन बच्चे आप जानते हो कि कोई वस्तु जब गोल गोल घूमता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। और अभी आपको बताए हैं कि F = gmm/r²। दोनों को बराबर कर लीजिए, m कट जाएगा, a वाला m कट जाएगा, साथ में a को r भी कट जाएगा। क्या बचेगा? v। अब यहां से स्क्वायर हटाइए, यहां से स्क्वायर हटाइए तो रूट में आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा? आपको अभी क्या बचा? v² बराबर बच गया gm/r। आप यहां से स्क्वायर हटाइए तो रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट में? √gm/r। आपको निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? दूरी कितना होगा? तो एक चक्कर काटा तो जितना परिधि होगा वो दूरी होगा, जितना सर्कमफेरेंस होगा वो दूरी होगा। तो सर्कमफेरेंस हो गया 2πr, सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। और चाल वेलोसिटी कितना निकाल लिए हो? तो वेलोसिटी निकाल लियो √gm/r। अब यहां से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। बहुत अच्छा, तो स्क्वायर कर दो तो t², इसका भी स्क्वायर करो तो 4π², r², इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, gm/r। r को ऊपर ले जाओ तो 4π² r³/gm। अब देखो यार, एक पूरा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, m, तो हो गया ना t² प्रोपोर्शनल r³। यही तो प्रूव करना था। तो बच्चे आज हम आप लोग को ये हो गया t² प्रोपोर्शनल r³, दोनों जगह t लिखा गया है, r³ t² प्रोपोर्शनल r³। तो बच्चे आज आपको मैंने 3-4 बात बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स लॉ क्या है ग्रेविटेशन का। फिर मैंने आपको बताया कि धरती माता कै किलो के है, मास ऑफ अर्थ क्या है। फिर मैंने बताया कि अर्थ जिस चीज की बनी हुई है उसका डेंसिटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेंसिटी क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 नियम होता है, तीनों नियम मैंने आपको बताया। तो बच्चे आज का क्लास हम लोग इतना ही, और इसी रेशियो में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 12-15 क्लास होते होते हम लोग का सारा क्लास बिल्कुल अच्छा से रिवाइज हो जाएगा, अच्छा से हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चे क्लास को खूब अच्छा से आप कीजिएगा, खूब अच्छा। ये देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको बताए थे, ये सन है, ये प्लेनेट है, तो ये देखिए डिस्टेंस अलग अलग है ना। इसी डिस्टेंस अलग अलग को मीन निकाल लिए, और जब मीन निकाल लिए तो इसी को लोग बोलते थे मीन डिस्टेंस। वो चीज फिगर आपको मैंने बना के दिखाया था। तो बच्चे आज का क्लास जो अपना है वो यहीं तक हम लोग रखेंगे, है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। फिर से एक बार बता दें, न्यूटन्स फार्मूला अच्छा से कीजिएगा। न्यूटन्स फार्मूला A प्रोपोर्शनल m1 m2, F प्रोपोर्शनल 1/r² प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। मेन बात यही है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में g में टूटता। ऐसे फिर मास ऑफ अर्थ मैंने बताया, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल के जैसा है। डेंसिटी ऑफ अर्थ बताया, सिंपल न्यूमेरिकल के जैसा है। और प्लानेटरी मोशन में मैंने 3 लॉ ऑफ केपलर्स का बताया। तो बच्चे आप अच्छा से इसका तैयारी कीजिए, खूब लिखिएगा। जितना ज्यादा लिखिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा।
लिखिएगा, कम समय में फास्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और लिख करके देखिए कहाँ पर दिक्कत होती है। अगर बाई देव कोई दिक्कत होती है तो ऑफलाइन में तो आप आ ही रहे हैं अभी पर डे, तो आइएगा और सामने सामने इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। या तो फिर अगर आपको ऑफलाइन कुछ बच्चे में भी नहीं आ रहे होंगे, सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत दूर दूर से मेरे ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो वो अगर नहीं आते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर हमसे बात करके, कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी नंबर ऑफ क्लासेज आपको हम देने जा रहे हैं, तो क्लासेज आपको विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन का, विदाउट किसी लिंक का आप तक पहुंचते जाएगा और आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैक बोर्ड के बच्चे अगर कोई होंगे तो जैक बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। तो चलिए बच्चे, फिर आपको हम नए क्लास में नए टॉपिक्स के साथ फिर आपके पास आएंगे। ओके, बाय बाय।